वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया है मार्क्स की थ्योरी, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसके बारे में जाना और फिर उसके कुछ क्रिटिक्स देखे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक टैक्सेस। इसका पहले कंटेक्स्ट समझते हैं, इस थ्योरी का कंटेक्स्ट क्या है। आपने हेजेलियन थ्योरी को पढ़ा। इनकी जो थ्योरी है आइडिया पर बहुत फोकस करती है। क्या कहिए, आइडिया मीन्स ये मटेरियल रियलिटी पर फोकस बाद में करते हैं, पहले आइडिया पर और फिर कहते हैं मटेरियल रियलिटी आई हो। तो मार्क्स साहब कह रहे हैं या मार्क्सिस्ट कहते हैं कि आइडिया आइडिया मत करते रहिए, अप्लाई करके देखिए। अब आप कहेंगे सर अप्लाई करने से क्या हो जाएगा? मार्क्सिस्ट ये कहते हैं जो भी शॉर्ट कमिंग्स आपकी थ्योरी में होंगे, वो आपको अप्लाई करते वक़्त पता लग जाएँगे। अब इसको एक बार रीड करेंगे, तब उसको समझ मार्क्स कहते हैं द फिलोसोफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ड। इन्होंने इंटरप्रेट किया है, समझा है इन वेरियस वेज़। द पॉइंट हाउएवर इज़ टू चेंज इट। तो फिलोसोफर्स ने तो उसको स्टैटिक समझा है, जैसा है वैसे समझ लिया है। मार्क्स कह रहे हैं समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इस दुनिया को चेंज करना और चेंज इतना कर देना है, लास्ट में क्या मिल जाए, इतना चेंज करते रहो। तो आप मार्क्स के इस थॉट से आपको क्या पता लग रहा है कि ये मटेरियल रियलिटी पर ज़्यादा फोकस, ना कि अकेला आइडिया। तो अब अगर प्रैक्सिस को आप देखिए, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, प्रैक्सिस में शुरुआत की जो 3 टर्म हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको लिखिए, प्रैक्टिस से मैच कराइए, प्रैक्टिस। तो यहाँ पर भी 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, वो प्रा है। तो प्रैक्सिस मीन्स प्रैक्टिस। अब देखते हैं क्या है ये प्रैक्टिस। ये मार्क्सिज्म का एक कांसेप्ट है। द वर्ड प्रैक्टिस इन मार्क्सिज्म मीन्स प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन। प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका मीनिंग है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा। विच इज कंट्रास्टेड विद थ्योरी। तो ये क्या नहीं है? प्रैक्टिस थ्योरी नहीं है, थ्योरी नहीं है। मीन्स ये एप्लीकेशन वाली बात है कुछ। मीन्स मटेरियल रियलिटी के लिए ये फोकस कर रहा है। मटेरियल दिस टर्म इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ मार्क्स फ्रॉम हेजेलियन नोशन दैट इज डायलेक्टिकल आइडियलिज्म टू डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो इस थ्योरी को आप रेफर कर सकते हैं जब मार्क्स हेजल के डायलेक्टिक आइडियलिज्म से ड्रिफ्ट कर रहे हैं डायलेक्टिकल मेटलिज्म की तरफ। मीन्स वो डायलेक्टिकल को तो मान रहे हैं, इन लॉ ऑफ डायलेक्टिकल को तो मान रहे हैं, लेकिन आइडियलिज्म को डिस्कार्ड करके मेटलिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मीन्स ये कह रहे हैं आइडिया आइडिया मत करो, प्रैक्टिस में ले आओ, अप्लाई करो, मटेरियल रियलिटी में ले। इस कंटेक्स्ट में इसको देख सकते हैं। और देखिए, इट refers to the process by which a theory is implemented or realized. तो थ्योरी मीन्स आइडिया। आइडिया को जब अप्लाई किया जाने लगा, आइडिया को जब इम्प्लीमेंट किया जाने लगा, तब कहा गया प्रैक्टिस। मटेरियल प्रोडक्शन अगेंस्ट आइडियलिज्म। ये आइडिया वाइडिया मत करते रहिए, मटेरियल प्रोडक्शन पर ध्यान रखिए। प्रैक्टिस रिफर्स टू एंगेज इन एक्टिविटी प्रैक्टिसिंग आइडियाज। तो आइडिया को आप प्रैक्टिस करिए, अकेला आइडिया आइडिया मत करते रहिए। एंड ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज, और सोशल चेंज लाइए। सोशल चेंज क्यों लाएं? क्योंकि ये कम्युनिस्ट सोसाइटी बनानी है, कम्युनिस्ट सोसाइटी। इसीलिए मटेरियल रियलिटी पर ध्यान दीजिए, इनइक्वालिटी पर ध्यान दीजिए, जिससे क्लास स्ट्रगल हो पाए। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मैन क्रिएट एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस। मार्क्स किस पर फोकस कर रहे हैं? सोशल चेंजेस पर। In their word, and he considers that the praxis is uniquely human, which distinguishes man with all other beings. Other animals engage in compulsive unconscious act, and only man engages in conscious and free productive activity. तो ये मार्क्स कह रहे हैं आप प्रोडक्शन सिस्टम में आइए, वो ही होगा प्रैक्टिस। मीन्स आइडिया को आप जब धरातल पे लाएँगे और प्रोडक्शन सिस्टम में आप जब आएँगे, तो आपको इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ेगा और फिर आप एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए सोचेंगे। मार्क्सिज्म एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिस एंड नॉट जस्ट फॉर्मुलेटिंग ए थ्योरी। तो थ्योरी मत करिए, थ्योरी को मटेरियल रियलिटी में ले आइए। थ्योरेटिकल कंट्राडिक्शंस कैन बी रिज़ॉल्व्ड। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस में। ये कह रहे हैं, मान लीजिए आपकी थ्योरी में कुछ कंट्राडिक्शंस हैं, उसको भी रिज़ॉल्व कर लिया जाता है जब आप रियल लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं। जैसे मार्क्स की एक थ्योरी है, मार्क्स ये कह रहे हैं कम्युनिज़्म आएगा कैपिटलिज़्म के बाद, सोशलिज़्म आएगी कैपिटलिज़्म के बाद। ये मार्क्स कह रहे हैं। अगर इस थ्योरी को बस लिखते ही रहें, तो इसकी हमें कमियाँ नहीं पता लगेंगी।
अब कमियाँ क्या हैं? थ्योरी में जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वो हमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी पर ही समझ में आते हैं। जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो हमें थ्योरी कहाँ पे कम रह गई है, वो बात समझ में आती है। एग्ज़ाम्पल, क्यूबन रिवॉल्यूशन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ यू तो इनमें देखने को क्या मिलता है? प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन, इनमें प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन कुछ हुआ, particularly in less industrialized country where the working class was still developing। तो यूएसएसआर में अगर प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन हुआ, वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं थी उस समय, वो फ्यूडल सोसाइटी से उभर रही थी और स्लोली इमर्जिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी तो उस समय को कहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन हो गया। क्यूबा भी फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज़्ड नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी आपको सोशलिस्ट आइडिया देखने को मिला। तो समझ में आया कि मार्क्स जैसा कह रहे हैं या कोई भी थ्योरी जैसा कहती है, प्रैक्टिकल में वहाँ पर लिमिटेशंस होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं। तो इस बात पर फ़ोकस कर रहे हैं थ्रू प्रैक्टिस। तो विचारों को धरातल पर लाओ। तो धरातल क्या है? मटेरियल रियलिटी, रियलिटी और विचार क्या हैं? आइडिया। थ्रू दिस कांसेप्ट मार्क्सिस्ट आर क्रिटिसाइजिंग हेजल। हेजल से कह रहे हैं आप आइडिया आइडिया करते रहेंगे, आपको अपनी कमियाँ ही नहीं पता लगेंगी। जबकि हम इसको जब अप्लाई कर देंगे, तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा। अब दूसरा एक कांसेप्ट है सोशली नेसेसरी लेबर टाइम। ये कुछ भी नहीं है, मार्क्स ने कुछ की टर्म दिए हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी में कुछ की टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है। इनका रियल लाइफ में मीनिंग बस 1 या 2 वर्ड का है। इसको पढ़ने से पहले आप एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए। इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति, तो मार्क्स इनको कैसे देखेंगे? कहेंगे भाई कैपिटलिस्ट सेज यंग आईटी वर्कर्स, ये कौन हो गए? प्रोलेटेरिया लेबर बेचारे हैं, शुड वर्क 70 आवर्स अ वीक। नारायण मूर्ति साहब कह रहे हैं, इनको 70 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए। न्यू वर्क कल्चर इज़ नीडेड। अब काम बढ़ाना चाहिए और इसको ये मोरली करेक्ट कह रहे हैं। कह रहे हैं ये सही है कि आप अगर जब 70 घंटे काम करेंगे और देश को तभी आगे बढ़ा पाएँगे। अब मार्क्स कह रहे हैं, मार्क्स क्या कह रहे हैं? वैसे जो काम करना चाहिए, कितना करना चाहिए? 5 आवर्स इंटू 5 डेज़। जब बहुत ज़्यादा 7 आवर्स इंटू 6 डेज़। ये एक एवरेज टाइम पीरियड है। या तो 25 से 42 घंटे के बीच काम करना चाहिए, लेकिन मूर्ति साहब तो 70 घंटे बोल रहे हैं। इसको क्रिटिसाइज़ कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या टेक्निकल टर्म है, वो देखो। सोशली नेसेसरी लेबर टाइम। इट इज़ अ मार्क्सिस्ट कांसेप्ट। तो मार्क्सिस्ट की थ्योरी में एंड इट रिफर्स टू अमाउंट ऑफ लेबर टाइम परफॉर्म बाय अ वर्कर ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी एंड स्किल वर्किंग विद द स्टैंडर्ड टूल्स टू प्रोड्यूस अ गिवन कमोडिटी एंड इज कंप्यूटेड इन आवर्स। तो सबसे पहले इसकी यूनिट क्या होगी? आवर्स। इफ एन एवरेज वर्कर ए produce a commodity in 1 hour, but a less productive worker B produce the same commodity in 5 hours, then in these 5 hours, worker B has contributed only 1 hour's worth of value in terms of socially necessary labor time। देखिए, ये कह रहे हैं किसी भी एक प्रोडक्ट को बनने के लिए जितना टाइम चाहिए विद ए ऑप्टिमम एफिशिएंसी विद मिनिमल वेस्टेज, उस टाइम को कहते हैं सोशली नेसेसरी लेबर टाइम। तो एक एवरेज वर्कर ने जितना टाइम लिया वो है सोशली नेसेसरी लेबर टाइम। मीन्स अगर आपका प्रोडक्ट एक एवरेज वर्कर, सभी वर्कर 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे में बनाते हैं, तो उस काम का वो ही सोशली नेसेसरी लेबर टाइम होगा। अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है कि अगर आप 5 घंटे में काम पहले कर रहे थे, तो आप अब अपना वर्किंग आवर्स कर लीजिए 10 घंटे। तो उससे होगा क्या? 10 घंटे में आप 2 प्रोडक्ट बना देंगे वही। मीन्स एक प्रोडक्ट का डायरेक्ट प्रॉफ़िट हो जाएगा किसे? कैपिटलिस्ट को। तो बस ये जो टर्म है, ये बस ये बता रहा है कि विदाउट वेस्टेज, विद ऑप्टिमम एफिशिएंसी, जितना समय होता है एक प्रोडक्ट को बनाने में लगता है, वही होता है उसका सोशली नेसेसरी लेबर टाइम। इससे ज़्यादा अगर कोई माँग रहा है, तो वो आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। एक और कांसेप्ट है, लेंथ ऑफ द वर्किंग डे। ये भी कुछ भी नहीं है, ये टेक्निकल टर्म है। जितना ईज़ी ये था,
उतना ही ईज़ी है। इट इज़ अ कांसेप्ट इन मार्क्सिज्म। सबसे पहले मार्क्सिज्म में लगेगा, फंक्शनल वगैरह में ये कांसेप्ट यूज़ नहीं होता। एंड मार्क्स राइट्स दैट द कैपिटलिस्ट हैज़ बॉट द लेबर एट इट्स डे रेट। कैपिटलिस्ट करता क्या है? दिहाड़ी पर लाता है। किसे? लेबर को। दिहाड़ी पर ले आया भाई। Thus the capitalist assume the right to make the laborer work for him during one day। अब अगर वो दिहाड़ी कह के लाया है, तो वो कोशिश करता है कि उस बेचारे लेबर को 24 घंटे ही काम लगाया जाए, 24 घंटे तक काम कराया जाए। कैपिटलिस्ट तो यही चाहेगा। लेकिन मार्क्स साहब क्या कहेंगे? लेबर पावर इज बॉट एंड सोल्ड इन द लेबर मार्केट लाइक एनी अदर कमोडिटी। अब लेबर भी एक कमोडिटी के जैसा है, आपकी मशीन जैसा है। तो आप मशीन की तरीके से इसे भी लेंथ ऑफ द वर्किंग डे एक्सप्लेन्स हाउ मेनी आवर्स कैन बी कैपिटलिस्ट मेक द लेबरर वर्क फॉर हिम इन अ डे बाय पेइंग हिम द डे रेट। अब देखिए, इससे क्या पता लगता है? उस दौर में चलिए, आप अपने आप को मानिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी में है। कौन से दौर में? 1850। और मार्क्स उस समय ये टर्म दे रहे हैं, लेंथ ऑफ द वर्किंग डे का concept, लेंथ ऑफ द वर्किंग डे का। आप कहाँ खड़े हुए हैं? 1850 में। और कहाँ पे हैं? लंदन में खड़े हुए हैं। चलिए, आपको पहुंचा दिए लंदन। अब देखिए, उस समय बोलबाला किसका था? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट अगर दिन को रात कह देते थे, तो रात मानी जाती थी, और रात को दिन कह देते थे, तो दिन माना जाता था। इतनी सुनी जा रही थी कैपिटलिस्ट उस समय। मार्क्स क्या कह रहे हैं? आप दिहाड़ी पर लेबर को ला ज़रूर रहे हैं, उससे काम कितने घंटे कराएँगे, ये मुझे बताइए। तो ये जो कांसेप्ट है, ये कांसेप्ट नहीं इम्पोर्टेंट है। आप वो समय समझिए, जब इन लोगों का बोलबाला था, तब मार्क्स इनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आप बेचारे लेबर को कितने घंटे काम कराएँगे, ये मुझे बताइए। तो ये जो बताना है, वो है लेंथ ऑफ द वर्किंग डे, कि आप उसको दिहाड़ी पर लाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आप 24 घंटे काम कराएँगे। आप कितने घंटे काम कराएँगे, इसमें मैं लिख दूँगा LOTWD इक्वल टू डे इज़ 5 आवर्स पर डे या 6 आवर्स पर डे। आप मुझे बताइए, ऐसा नहीं आप ले आए बिना बताए और फिर उसको रेले पड़े हैं। तो उस समय मार्क्स ये कह पा रहे हैं। तो इस आइडिया से बहुत सारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट निकले। ट्रेड यूनियन मूवमेंट, अब समझिए मार्क्स कितने रिलेवेंट हैं। उन्होंने ये जो कांसेप्ट है, वो लाए उस समय। लेंथ ऑफ द वर्किंग डे कंप्राइजेस ऑफ द 2 पार्ट्स। अब लेंथ ऑफ द वर्क, द अमाउंट ऑफ लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डेली मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ द लेबरर। मीन्स लेबर अगर 6 घंटे के बराबर जो काम कर रहा है, उससे उसका डेली का खर्चा चल जा रहा है। तो वो एक 6 घंटा, तो ये 6 घंटा प्लस द लेबरर मस्ट वर्क फॉर मोर आवर्स देन ओनली दोज़ आवर्स मेंशन्ड अबव। प्लस इससे कुछ जो ज़्यादा, मीन्स इन 6 घंटों से कुछ और जो काम करेगा, प्लस वो। इन दोनों को मिला के लेंथ ऑफ द वर्किंग डे कहा जाता है। मीन्स एक तो पार्ट वो है कि लेबर को उतने घंटे करना ही है जिससे कि उसका परिवार चल सके, उसके पेट पल सके। तो वो एक टाइम हो गया, प्लस उसमें कुछ और। अब इस पे ये जो टाइम है, ये है इन ऑर्डर टू जनरेट सरप्लस फॉर द कैपिटलिस्ट। इस टाइम से ही कैपिटलिस्ट को सरप्लस मिल रहा है, क्योंकि 6 घंटे जो वह काम करेगा वो तो अपने लिए कर रहा है। ठीक, कुछ कीमत उसकी दिहाड़ी में कैपिटलिस्ट भी दे रहा है। तो मीन्स वर्कर उतना ही काम करेगा जितना उसकी कीमत लगी हुई है। आप समझिए लेंथ ऑफ द वर्किंग डे, मान लीजिए उसकी कीमत जो लगी हुई है, वो ₹5 लगी हुई है। तो ₹5 के हिसाब से उसे 5 आवर्स काम करना चाहिए था, ठीक है? और उतने में ही उसका परिवार भी पल जाता है और पेट भी भर जाता है, ठीक? लेबर खुश हो सकता है उतने काम में। तो पहली बात तो 5 आवर्स ये खींच दिए। लेकिन कैपिटलिस्ट ये कहेगा ये 5 आवर्स में हमारा क्या बच रहा है? क्योंकि ये तो हम आप ही को दे दे रहे हैं। अब हमारे लिए काम करिए। यस, ये जो भी टाइम है, इसको कैपिटलिस्ट चाहता है बढ़ाना। इसको बढ़ा लें जिससे मेरा सरप्लस बढ़ जाए। मार्क्स तभी ये कांसेप्ट दे दे रहे हैं लेंथ ऑफ द वर्किंग डे। लेंथ ऑफ द वर्किंग डे को वो डिफाइन करे दे रहे हैं। इसमें ये पार्ट है और ये पार्ट है। अगर मार्क्स ये बात बताए ना कि इसमें ये वाला पार्ट है और इसमें चालाकी कर सकते हैं कौन? कैपिटलिस्ट। तो शायद लेबरर को पता भी ना रहे और वो 24 घंटे में कम से कम 18-18 घंटे काम करके जाएँ। तो इस बात को इन्होंने हाइलाइट किया मार्क्स ने, यही इस कांसेप्ट का एक खास बात है और कुछ भी नहीं। लेंथ ऑफ द वर्किंग डे इज़ 10 वेरिएबल। हाँ, लेंथ ऑफ द वर्किंग डे है,
ये डिपेंड करता है, एक तो उसका कितने घंटे का वो डे रेट दे के आया है, प्लस कैपिटलिस्ट से कितने घंटे काम कराएगा। ये वेरिएबल है, ये हर कैपिटलिस्ट के हिसाब से अलग है, बट इट वेरीज़ ओनली विदिन सर्टेन लिमिट्स। मार्क्स साहब कह रहे हैं, इसका जो वेरिएशन है वो लिमिट्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी कैपिटलिस्ट इसको कोई 1 घंटे करा ले रहा है, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 7 घंटे, कोई 10 घंटे। नहीं, एक लिमिट तय कर दीजिए, ये वाला जो टाइम पीरियड है उसको प्रॉफिट के लिए काम कराना है, वो 1 टू 2 अवर्स होना चाहिए मैक्सिमम। ऐसा कुछ एक लिमिट तय करने की बात कर रहे हैं कौन? मार्क्स। तो कैपिटलिस्ट के लिए कितनी समस्या आप पैदा कर रहे हैं मार्क्स, सोचिए आप। तो लिमिट्स क्यों होनी चाहिए? As the capitalists have tried to stretch the length of the working day in order to maximize their profit, क्योंकि अगर ये इसमें लिमिट तय नहीं होंगी, तो फिर कैपिटलिस्ट क्या करेगा? एक्सप्लॉइटेशन एक्सप्लॉइटेशन बहुत बढ़ जाएगा। उससे क्या पता 24 घंटे में जो स्लीप के घंटे निकाल दिए जाएँ, उतना काम कराए। मीन्स अगर आप मान लीजिए एक लेबर हैं और आप 10 घंटे सोते हैं, तो आपसे 14 घंटे काम कराया जाए। तो 6 घंटे तो वो हो गए, जो आपको उसने बाय किया और आपको भी ज़रूरत है काम करने की 6 घंटे, तो 6 वो हो गए और मीन्स 14 अगर आप काम करेंगे तो 8 घंटे आपने उसके सरप्लस में जोड़ मार्क्स राइट्स अबाउट इंस्टांसेस व्हेन वर्किंग क्लास मेन एंड वुमेन हू डाइड वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन इनिशियल डेज ऑफ द कैपिटलिज्म। देखिए, लोग मर गए काम करते-करते, उस मशीन पर खत्म हो गए। इतना काम कराया इन कैपिटलिस्ट ने। इट इज़ इट्स हंगर फॉर सरप्लस लेबर द कैपिटलिस्ट एक्सीड्स ऑल लिमिट्स ऑन द लेंथ ऑफ द वर्किंग डे। इन्होंने कोई लिमिट ही नहीं रखी लेंथ ऑफ द वर्किंग डे की और लोग मर तक गए। मीन्स इतना ज़्यादा काम कर लेफ्ट टू हिमसेल्फ द कैपिटलिस्ट विल नॉट लीव द लेबरर विद एनी टाइम फॉर पर्सनल ग्रोथ। मार्क्स कह रहे हैं अगर कैपिटलिस्ट पर छोड़ दिया जाए, तो लेबर को तो वो छोड़ेंगे ही नहीं, वो वर्कर को तो छोड़ेंगे ही नहीं। इवन वो अपने सेल्फ ग्रोथ के पर फोकस कर पाएँ। अगर सेल्फ ग्रोथ पर कोई लेबर फोकस कर लेगा, तो अगले दिन आपके यहाँ आएगा क्यों काम करने? इसलिए इसे तो छोड़ो ना। और डेवलपमेंट, मीटिंग देयर इंटेलेक्चुअल नीड, तो जो वर्कर है वो कोई इंटेलेक्चुअल नीड को कैटर ना कर ले, लीजर और इवन हेल्थ मेंटेनेंस, अपनी हेल्थ को कहीं मेंटेन ना कर ले। इवन कैपिटलिस्ट डिनाइज द लेबरर्स टाइम फॉर कंज्यूमिंग फ्रेश एयर एंड सनराइज। मार्क्स कह रहे हैं उस आप ये किस सोसाइटी के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं? ये 1850s के आज की अगर कैपिटलिज्म से इसको कंपेयर करेंगे, तो शायद आप इसको ट्रू नहीं पाएँगे। क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो है, वो बहुत डिफरेंट है इस कैपिटलिज्म से जिसके बारे में मार्क्स बात कर रहे हैं। आज कोई ऑफ़िस में जान नहीं दे देता है। आज डिफाइंड वर्किंग आवर्स हैं, लेकिन ये कुछ हो पाया, ये बस इसी वजह से हो पाया क्योंकि मार्क्स ने इस बात को इनिशिएट किया था। नहीं तो इन एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिज्म या इन एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिस्ट से बचना हमारे लिए बहुत मुश्किल था अगर मार्क्स ना होते। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कैपिटलिस्ट, इफ द लेबरर कंज्यूम्स मोर टाइम इन अ डे फॉर हिमसेल्फ, ही रॉब्स द कैपिटलिस्ट। अगर कैपिटलिस्ट के नज़रिए से देखें, तो जितने घंटे लेबर बैठा है, उतना लॉस है कैपिटलिस्ट को। वो डकैती डाल रहा है कैपिटलिस्ट की जेब पर। हिस्टोरिकली, द वर्किंग क्लास मूवमेंट हैज़ साउट द रिडक्शन इन द लेफ्ट लेंथ ऑफ द वर्किंग डे। वर्किंग क्लास मूवमेंट ने एक जो सबसे अचीवमेंट वाला काम किया, उसने रिडक्शन कर दिया लेंथ ऑफ द वर्किंग डे में। आप समझिए ये टर्म जो है, वो ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया जाता है लेंथ ऑफ द वर्किंग डे। अगर मैं ये आपको थ्योरी बताता ना पूरा, लेंथ ऑफ द वर्किंग डे होता कुछ भी नहीं है, जस्ट लेबर कितनी देर काम करेगा वो होता है लेंथ ऑफ द वर्किंग डे, तो आप शायद कन्फ्यूज़ होते जब ऐसे सेंटेंस पढ़ते। इट हैज़ मेड सम सक्सेसेस सच एज़ द पैसेज ऑफ एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। तो इस वजह से ही कुछ सरकारों ने लेंथ ऑफ द वर्किंग डे पर लिमिट्स लगाई, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट है, लेबर एक्ट है, इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, रेगुलेटिंग वर्किंग आवर्स इन ब्रिटेन। अब आप मुझसे कहेंगे, सर जब लेबर को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, मीन्स काम करना काम कराया जा रहा है, मर भी जा रहे हैं मशीन्स पर, 24 घंटे में 14-14 घंटे काम कराया जा रहा है, वेजेस है नहीं, इन्फ्लेशन अलग से है, क्लास इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ये सब प्रताड़ना हो रही है। इस मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, तो फिर रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा? मीन्स आज की सोसाइटी में रिवॉल्यूशन क्यों नहीं दिख रहा है? या मार्क्स की सोसाइटी में रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा? अब देखिए, इसका आंसर क्या है? वही है कॉन्टेक्स्ट किसका? कमोडिटी फेटिशिज्म। मज़दूरों के द्वारा बनाई गई चीज़ों से उनको अलग कर दिया गया। मीन्स अगर मज़दूर कोई कार बना रहा है, जैसे मान लीजिए, एक कार लीजिए बीएमडब्ल्यू, उसको बनाने वाला कौन होगा? एक लेबर, उसके व्हील्स को फिट करने वाला एक लेबर होगा,
एयर कंडीशनिंग यूनिट लगाने वाला एक लेबर होगा, एक वर्कर होगा। क्या कभी वो वर्कर बीएमडब्ल्यू खरीद पाएगा? शायद। तो हुआ क्या? मज़दूरों के द्वारा बनाई गई चीज़ों से उनको अलग कर दिया गया। मीन्स मज़दूर ने कुछ बनाया, वह चीज़ उसके पास नहीं रह गई। जैसे आईफ़ोन देखिए, आईफ़ोन बहुत सारे लेबरर्स बनाते होंगे, वर्कर्स बनाते होंगे। लेकिन आईफ़ोन उनसे हट के कहाँ पहुँच जाता है? मार्केट में। वो पहुँच जाता है मार्केट में। तो लेबरर के द्वारा जो बनाई गई चीज़ है, वो उन्हें दिखती कहाँ पे है? मार्केट में दिखती है, ना कि उनके हाथ में यहाँ पर, फैक्ट्री में उन्हें मिल जाती है, नहीं। वो मार्केट में मिलती है और मार्केट में इसकी प्राइस बढ़ चुके होते हैं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट इस पे क्या रख चुका होता है? प्रॉफ़िट। तो प्रॉफ़िट जोड़ के मार्केट में उतार देता है। तो बेचारा मज़दूर करता क्या है? पहले तो यहाँ लो वेजेस में काम करता है, किसी कैपिटलिस्ट के यहाँ। फिर जितना भी लो वेजेस लाता है, वो इस प्रोडक्ट को खरीदने में खत्म कर देता है। तो बेचारा जो वर्कर है, एक तो लो वेजेस में काम करता है, दूसरा उसी मार्केट में अपने जो जो भी लो वेज है उसको खर्च कर देता है। फिर से वो जो पैसा है, वो एक कैपिटलिस्ट के कॉफ़र्स में चला जाता है। तो कैपिटलिस्ट ने आपको दिया, लेकिन दूसरे हाथ से छीन लिया। पहली बात तो कम दिया और फिर छीन भी लिया। मार्केट में मज़दूर फिर से उन्हीं चीज़ों को रुपए देकर खरीदता है और उसकी चमक-धमक में ही खोया बना रहता है और सभी कष्ट भूल जाता है। दूसरा, पहली बात तो उसको खरीदना है। अब आप कहेंगे सर वो ना खरीदे तो? तो इसको कैपिटलिस्ट करता क्या है, इसको बहुत फैटिश बना देता है। जैसे एप्पल का आईफ़ोन 17 लॉन्च हुआ। देखिए आईफ़ोन आप देखिए नेशनल कैपिटल में एक लाइन लगी होगी, मॉल्स के बाहर, एप्पल स्टोर के बाहर, बहुत सारी लाइन्स लगी होंगी। इन लाइन्स में आप सर्वे करिएगा, कौन लोग खड़े होंगे? यहाँ पर जो खड़े होने वाले होंगे, पहली बात तो छपरी होता है, प्लस और कौन खड़े होते हैं? आपके मिडल क्लास लोग, जो उतना ही कमाते हैं जितने का ये आईफ़ोन आता है। मीन्स एक कैपिटलिस्ट से ही कुछ सैलरी पा रहे हैं और उस सैलरी को दूसरे कैपिटलिस्ट के हाथों में दे आते हैं पहले दिन ही। और इस आईफ़ोन 17 को उन्हीं कैपिटलिस्ट ने क्या है फैटिश बना दिया है। ये आया है तो लेना है, तभी दुनिया लोड लेगी, अगर ले लेंगे इसको। तो उसको लोड से, भौकाल से, इन चीज़ों से जोड़ दिया है और ये चालाकी किसने की है? कैपिटलिस्ट ने। और वो क्यों की है? क्योंकि अगर आपको ऐसा नहीं करने दिया, अगर आपके हाथ में पैसा छोड़ दिया, तो शायद आप कल कैपिटलिस्ट के पास जाएँगे नहीं, जिससे कैपिटलिस्ट का धंधा चौपट हो जाएगा, उसके यहाँ काम कौन करेगा? इसलिए उसे बस वो कमोडिटी को बेचना है हायर प्राइस पर और उसका लोड बढ़ाना है, जिससे आप उसी मार्केट में फँसे रह जाएँ। एक तो मार्केट के लिए काम करें और जो भी टाइम बचे उस मार्केट में ही दे दें। इस पूरी थ्योरी को अगर 2 वर्ड में डिस्क्राइब किया जाए तो उसको कहा जाता है कमोडिटी फेटिशिज़्म। इसको मैंने हिंदी में लिख दिया चीज़ों की चमक-धमक। तो चमक और धमक का मीनिंग ये कैपिटलिस्ट की चाल है। कैपिटलिस्ट की चाल है, कुछ और नहीं। पहली तो आपको सैलरी कम देना, दूसरा जो भी देना वो खींच लेना और फिर उसको रिलेट कराऊँगा मैं तो नेक्स्ट टॉपिक इस लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करेंगे एलिनेशन। ये देखिए, ये सिलेबस टॉपिक है एलिनेशन, इसको मैं रिलेट कराऊँगा कमोडिटी फेट तो फेटिश मीन्स होता है जड़ पूजा, अंधभक्ति। अब देखिए, ये लिख दिया था प्राउड टू बी एन एप्पल यूज़र। जबकि पहले क्या होता था प्राउड टू बी ऑनेस्ट। प्राउड ऑनेस्टी पे हुआ जाता है। ये प्लास्टिक की किसी चीज़ पर ये जो किया है प्राउड टू बी एन एप्पल यूज़र, ये चाल है किसकी? एक कैपिटल। तो फेटिश को कहा गया जड़ पूजा अंधभक्ति। यही है जड़ पूजा या अंधभक्ति। दिस इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये जो फीचर है, ये मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही देखने को मिलेगा। तो डिस्टिंक्टिव का मीनिंग यहाँ पर क्या है? आपको ये नहीं दिखेगा किसमें? फ्यूडल सोसाइटी में नहीं दिखेगा। फ्यूडल सोसाइटी में नहीं दिखेगा और कहाँ नहीं दिखेगा? एंशिएंट स्लेव सोसाइटी में नहीं दिखेगा। ये दिखेगा तो इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि यहाँ पर ही मार्केट का बोलबाला है और मार्केट में जो चीज़ जाती है, वो बन जाती है कमोडिटी। मार्केट में रखी हुई चीज़ को कहा जाता है कमोडिटी। इन मार्क्सिज्म, कमोडिटीज़ आर ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। तो कमोडिटी कब ऑब्जेक्ट कब होता है? जब ये फैक्ट्री में रखा। ऑब्जेक्ट कब होगा? जब इसका कुछ प्राइस होगा, वो पी होगा। लेकिन जब ये कमोडिटी बनेगा, मार्केट में जाए, इसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा? पी प्लस प्रॉफिट ऑफ ये जो प्रॉफिट है, आप फिर से दे आते हैं जब ये चीज़ खरीदते हैं एक मार्केट से, इसे कैपिटल बाय फेटिश मार्क्स मीन अ थिंग दैट वी आवरसेल्फ मेक एंड देन वर्शिप एज़ इट इफ इट वर ए गॉड और स्पिरिट। अब देखिए, आप मार्केट से जो भी कुछ खरीद रहे हैं, आपका मतलब
यहाँ पर हैव नॉट्स का है। मीन्स हैव नॉट्स जो भी मार्केट से ले रहे हैं। मार्केट में जा कौन रहा है? ज़्यादातर हैव नॉट्स ही जा रहे हैं। हैव नॉ हैव नॉट्स कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, जैसे मोबाइल ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं। अब देखिए, मोबाइल भी कोई एक पर्टिकुलर हैव नॉट बना रहा है, लैपटॉप भी हैव नॉट्स ही बना रहे हैं, कार भी हैव नॉट्स ही बना रहे हैं, बाइक भी हैव नॉट्स ही बना रहे हैं। इन चीज़ों को बनाने वाले भी हैव नॉट्स हैं। लेकिन होता क्या है? एक पूरा मोबाइल हैव नॉट्स नहीं बना रहे हैं। एक मोबाइल को 50 हैव नॉट्स बना, तो हैव नॉट्स को कभी लगेगा ही नहीं कि वो कुछ बना रहे हैं। लेकिन जब वो इसको एक प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में देखते हैं, तो उन्हें लगता है यार ये तो कुछ बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। जबकि क्या पता असेंबली लाइन पर वो यही बना रहे हैं। अब देखिए बाइक की बात करते हैं। एक बाइक को बनाने में 50 वर्कर्स लगते हैं एक असेंबली लाइन पर। एक कोई उसमें टायर लगा रहा है, एक कोई ब्रेक लगा रहा है, एक कुछ लगा रहा है, एक कुछ लगा रहा है। तो जब ये एक बाइक का फ़ॉर्म लेती है, तो ये फेटिस बन जाता है, उन्हीं हैव नॉट्स के लिए। जबकि वो पर डे उसको बना रहे हैं, लेकिन जब इसको कंप्लीट एक रूप में देखते हैं, तो फिर उसको खरीद ले आते हैं घर पर। तो जो वो बना रहे हैं, उसको वो खरीद लेते हैं। समझिए कितना कैपिटलिस्ट चालाक है, कि जो चीज़ वो बना रहे हैं, ये सभी हैव नॉट्स बना रहे हैं और उन्हीं हैव नॉट्स को फिर से दे देता है। तो इसको हम वर्शिप करने लगते हैं। जो हैव नॉट्स है, वो प्रोडक्ट्स को वर्शिप करने लगते हैं। कमोडिटी क्या है? सेपरेट एक्जिस्टेंस जैसी दिखने लगती है। मीन्स कमोडिटी की एक्जिस्टेंस समझ में आ जाती है। तो उसमें किसकी एक्जिस्टेंस छुप जाती है? जो हैव नॉट्स हैं, यहाँ पर आदमी का मीनिंग है। तो हम लोगों को लगने लगता है आदमी की क्या औकात इसके सामने। मीन्स अगर एक एप्पल फ़ोन नया आया है, तो फिर आपको डंडे पड़ जाएँ, आप वहाँ मर जाएँ, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एप्पल का जो प्रोडक्ट है, उसकी एक्जिस्टेंस अलग है और आपकी एक्जिस्टेंस है ही नहीं। आपकी कोई कीमत ही नहीं है। आप लगे पड़े हैं लाइन में उसके आगे। ये बताना चाहते हैं मार्क्स थ्रू कमोडिटी फेटिशिज़्म। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या था कि रिवॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है? उसके रिस्पेक्ट में हम ये थ्योरी पढ़ सेवरल ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर एक्सटर्नल टू मैन हैव अ ह्यूज वैल्यू। ह्यूज वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट refers to the utility of that thing. However, the huge value does not help in exchange in the market. Objects turn into commodities when they acquire an exchange value. That is a value which can be expressed in the market. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने ह्यूज वैल्यू ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होती है कमोडिटी। दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। कमोडिटी की एक होती है ह्यूज वैल्यू, एक होती है मार्केट। अब देखिए 10 रुपए की बॉटल बोतल वाटर बोतल और एक 10 रुपए की सिगरेट, किसकी ह्यूज वैल्यू ज़्यादा दिख रही है? यूटिलिटी किसकी ज़्यादा दिख रही है? आप कहेंगे सर वाटर बॉटल की। इसको 20 रुपए का मानिए, सिगरेट को 20 रुपए। अब मार्केट वैल्यू पे आ जाइए। ह्यूज वैल्यू किसकी ज़्यादा? वाटर बॉटल की। लेकिन मार्केट वैल्यू किसकी ज़्यादा? सिगरेट की। तो मार्केट में यूटिलिटी नहीं ध्यान दी जाती। मार्केट में तो कैपिटलिस्ट डिमांड सप्लाई को क्रिएट कराता है। तो वो यूटिलिटी पर कोई नहीं ध्यान देता। जैसे व्हेन द वेल इज़ ड्राई वी नो द वर्थ ऑफ वाटर। तो जब सूखा होता है, तब पानी की कीमत समझ में आती है। तो ये है ह्यूज वैल्यू ऑफ वाटर। लेकिन इस पर कोई फ़ोकस नहीं कर रहा। लोग फ़ोकस किस पे कर रहे हैं? आई एम प्राउड टू बी एन एप्पल यूज़र। तो यहाँ पर ह्यूज वैल्यू पर फ़ोकस है ही नहीं। बस फ़ोकस किस पर है? एक्सचेंज वैल्यू पर। और एक्सचेंज वैल्यू को ही बढ़ा देते हैं कौन? कैपिटलिस्ट। मार्क्स वाज ऑफ द व्यू दैट इन कैपिटलिज्म इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी कमोडिफाइड। तो मार्क्स कह रहे हैं कैपिटलिज्म में हर एक चीज़, यहाँ देखिए एवरीथिंग, हर एक चीज़ कमोडिटी बन जाएगी। मीन्स हर एक की एक्सचेंज वैल्यू हो जाएगी। ऑब्जेक्ट्स व्हिच वर अर्लियर गिवन एंड टेकन बट नॉट बॉट एंड सोल्ड, इवन लव, कंसाइंस, केयर, ऑल विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। अब देखिए, मार्क्स कह रहे हैं पहले यूँ ही जो चीज़ें एक्सचेंज हो जाती थी, मीन्स ऑब्जेक्ट जैसे एक्सचेंज हो जाता था, गिवन एंड टेक का रिलेशनशिप होता था। आपने दिया, दूसरे ने ले लिया। अब वो खरीदा और बेचा जाएगा। इवन इमोशंस लाइक केयर, कंसाइंस, लव, सब मार्केट की एक वैल्यू रखेंगे। देखते हैं कैसे। वैलेंटाइन्स डे आया, आपको अपना प्यार का इज़हार करना है भाई, प्यार का इज़हार। पहले क्या था? 2 शब्द बोल दिए जाते थे, हो गया इज़हार, एक शायरी सुना दी, हो गया इज़हार। लेकिन अब जो इज़हार होता है वो गिफ्ट के साथ होता है। मीन्स जो वैलेंटाइन्स डे है, उसमें जो लव है, लव और गिफ्ट इक्वल हो गया। लव इज़ इक्वल टू गिफ्ट और गिफ्ट की क्या है? एक मार्केट वैल्यू या एक्सचेंज वैल्यू। तो जब तक आपके पास पैसा है, तब तक इस मार्केट को देते रहिए। वो इमोशंस भी आपके मार्केट में रख देंगे।
कौन? कैपिटलिस्ट, कितने चालाक हैं। इन मार्क्सिज्म, कमोडिटी फेटिशिज्म रिफर्स टू द सिचुएशन इन कैपिटलिज्म। तो आप समझिए ये कैपिटलिज्म में ही है। इससे पहले वाली सोसाइटी में ये कमोडिटी फेटिशिज्म नहीं दिखेगा, क्योंकि कमोडिटी ही नहीं दिखेगी। कमोडिटी क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि पहले कोई मार्केट नहीं होता था। तो कमोडिटी तो मार्केट में ही बनेगी। अगर मार्केट नहीं है तो कमोडिटी नहीं होगी, तो उसकी फैट इन कैपिटलिज्म वेयर इन कमोडिटीज appears as depersonalized। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कमोडिटी को पर्सन से हटा दिया गया। पहले क्या था, एक कुम्हार घड़ा बनाता था, एक लोहार लोहे का काम करता था। तो लोहार जो प्रोडक्ट बनाता था, वो उसके पास ही रह जाता था। तो वो उसको एक्सचेंज करता था। लोहार ने उसको लोहे का कुछ दे दिया और कुम्हार ने उसको घड़े का कुछ दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसकी एक मार्केट वैल्यू डिसाइड होती थी। नहीं, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं डिसाइड होती थी, क्योंकि मार्केट जैसा कुछ था नहीं। तो इसलिए दुनिया सही से चल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? बनाने वाले से उस प्रोडक्ट का कोई संबंध ही नहीं रह जाता। वो बेचारा एक पहिया जोड़ रहा है एक बीएमडब्ल्यू कार में, और जब बीएमडब्ल्यू को देखता है, वो उसे पता नहीं रहता ये हम ही बना रहे थे। द सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन दैट इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज आर हिडन। Social relationships of production and exchange appear as relationship between things, that is money and commodity. Commodity, which is a product of human labor, appears as having some intrinsic values। अब देखिए, ये जो कमोडिटी है वो बेचारा एक ह्यूमन ही बना रहा है, एक बेचारा हैव नॉट्स ही बना रहा है। ह्यूमन लेबर कौन करता है? हैव नॉट्स। वो हैव नॉट्स के द्वारा बनाई गई चीज है, लेकिन उसको दिखाया कैसे जाता है? ये कुछ डिवाइनली चीज है या गॉड जैसा कुछ है। अगर इसको नहीं लिया तो फिर सब कुछ छूट गया। ऐसा कुछ समझाया जाता है किसके द्वारा? कैपिटलिस्ट के द्वारा। बिकॉज़ ऑफ सर्टेन बिकॉज़ ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। तो कुछ प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं। इन द कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी नाइदर सेलर्स एंड बायर्स नॉर प्रोड्यूसर्स अटैच ह्यूमन लेबर। मार्क्स आर्ग्यू दैट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एट्रीब्यूट वेरी हाई पावर और प्रेस्टीज टू मटेरियल थिंग्स। यहाँ पर हो क्या रहा है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में? मटेरियल थिंग्स का बहुत बोलबाला है। लोग इसी का लोड ले रहे हैं। और ऑब्जेक्ट्स एंड सो मच पावर इज एट्रीब्यूटेड दैट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स बिकम रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स एंड प्रोडक्ट्स। जो रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग्स के बीच होना चाहिए, वो प्रोडक्ट्स के बीच रह के हो गया है। जैसे आप शादियों में जाइएगा, मैरिज में जाते हैं, तो मैरिज में आप आए, आपकी वाइफ गई, इसका लोड नहीं है। आप क्या गिफ्ट दे आए, इसका लोड है। मीन्स गिफ्ट का तो लोड है, लेकिन आप विद फैमिली गए, इसका बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। अब देखिए केस लीजिए, आप विद फैमिली गए, पूरा 10 घंटे वहाँ रह के आए और वो बेचारे गिफ्ट नहीं ले जा पाए, गिफ्ट था ही नहीं ले जाने लायक। तो फिर आपको क्या कहा जाएगा? ऐसे ही चले आए। इतना भी इन्हें सेंस नहीं है कि गिफ्ट के साथ आना चाहिए। मीन्स यहाँ पर ह्यूमन की वैल्यू नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी ही वैल्यू है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो ब्रांडिंग का जो कंसेप्ट है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? एट्रीब्यूट हायर पावर टू ब्रांड देन हिमसेल्फ। तो जो बेचारे हैव नॉट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ब्रांड पर बहुत वो एक एप्पल का मोबाइल देख रहे हैं, वहीं लाइन में लग जा रहे हैं। वो एक 4 पहिए की गाड़ी देख रहे हैं कोई ब्रांड की पर्टिकुलरली, उसको ले ले रहे हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पैसा उन्हीं कैपिटलिस्ट के हाथों फिर चला जाए। अंडर द स्पेल ऑफ कमोडिटी फेटिसिज्म वी बिकम स्लेव्स ऑफ। कैपिटलिस्ट ने हमें क्या कर दिया है? स्लेव्स ऑफ सेंसेस, वर्शिप कमोडिटीज, व्यूज, पीपल एंड नॉट थिंग्स, एंड वी लव थिंग्स नॉट पीपल। वो उल्टा रहा है इस सोसाइटी में। क्या? हम लोगों को तो यूज करने लगे हैं और थिंग्स से प्यार करने लगे हैं। जबकि पहले क्या होता था? लव जो होता था वो किसके साथ होता था? पीपल के साथ। और यूज क्या किया जाता था? थिंग्स को। लेकिन आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सब उल्टा है। यूज वैल्यू बिकम सबसर्विएंट टू एक्सचेंज वैल्यू और मार्केट वैल्यू। यहाँ पर यूज वैल्यू की बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, मार्केट वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू का ही लोड है। यूज वैल्यू तो सबसर्विएंट है, मीन्स यही प्रोमिनेंट है दोनों वैल्यू ऑफ कमोडिटी। इसका एग्जांपल क्या है? 20 रुपए में आपको क्या मिल जाएगी? एक पानी की बोतल मिल जाएगी, एक तम्बाकू की पुड़िया भी मिल जाएगी और एक पेन भी मिल जाएगा। कलम मीन्स पेन। अब समझिए, यूज वैल्यू शायद पानी की बोतल की सबसे ज़्यादा, उसके बाद पेन की है, उसके बाद तम्बाकू की पुड़िया की है, लेकिन मार्केट वैल्यू सबकी बराबर। इसलिए यूज वैल्यू का यहाँ पर कोई लोड है नहीं कैपिटलिज्म में। दस मैन फील्स
पावरलेस। तो जो बेचारा हैव नॉट्स है, वो पावरलेस फील करेगा विद लिटिल कंट्रोल ओवर व्हाट ही प्रोड्यूसेस, और वह जो प्रोड्यूस करता है उस पे उसका कंट्रोल है ही नहीं। एंड कमोडिटीज बिकम ए सोर्स ऑफ एलिनेशन। तो कमोडिटीज का यहाँ मीनिंग क्या है? मार्केट में रखी हुई वस्तु, इसलिए उसको एलिनेशन हो जाता है। जिस दिन ये एलिनेशन बहुत बढ़ जाएगा, जिस दिन ये एलिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ये कह रहे हैं मार्क्स। मैंने आपको कौन सी थ्योरी बताई थी, शुरुआत कहाँ से करी थी? रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? रिवॉल्यूशन इसलिए नहीं हो रहा है कि बेचारा अभी टेम्परेरी रूप से कष्ट भूल गया है। वो चीज़ों की पूजा करने लगा है तो अपने कष्ट भूल गया है। लेकिन जब एलिनेट हो जाएगा इन सब चीज़ों से, उसे पता लग जाएगा इनमें कुछ है नहीं चमक-दमक में, ये सब कैपिटलिस्ट की चालाकी है। फिर वो एलिनेशन होने लगेगा उसमें, और फिर धीरे-धीरे एलिनेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब रिवॉल्यूशन। कमोडिटी फेटिज़िज़्म से ही रिवॉल्यूशन का रास्ता निकल के आएगा, लेकिन थ्रू एलिनेशन। अभी एलिनेशन के बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। अब एक और कांसेप्ट है रीइफिकेशन। ये भी सिमिलर कुछ कांसेप्ट है, इसको भी पढ़ते हैं। रीइफिकेशन इज एक मार्क्सिस्ट कांसेप्ट, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी में लगता है, डेवलप्ड बाय लुकाक्स। तो लुकाक्स ने इसको, द वर्ड रीइफिकेशन मीन्स टू मेक इनटू अ थिंग। फिर वही बात, चीज़ों में बदलना। Thus, according to Lukács, in capitalism, everything is transformed into a thing. अब यहाँ पर एवरीथिंग का मीनिंग क्या है? अभी तक ऊपर जो हमने पढ़ा था कमोडिटी फेटिसिज्म में, वहाँ पर इमोशंस की बहुत ज़्यादा बात नहीं थी, लेकिन लुकाक्स इमोशंस पर बहुत फोकस करते हैं कि इमोशंस को भी थिंग में बदल दिया गया। अभी देखते हैं इसके एग्जाम्पल। रीफिकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट था अभी तक, इमोशन में था, लाइक एन आइडिया और कंसेप्ट, एज इफ इट वर अ कंक्रीट और टेंजिबल। जो कंसेप्ट में है, आइडिया में है, उसको भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। जैसे आप कहते हैं यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा, यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा। पहले ग्रो कौन होता था? ह्यूमन। ये क्या था? टेंजिबल होता था। क्या यूट्यूब चैनल को आप टच कर सकते हैं? नहीं, लेकिन इसको ग्रो कराते हैं। चलिए, मीन्स ये जो इंटेंजिबल चीज़ है, इसको भी आप टेंजिबल मानने लगे हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग इंटेंजिबल इनटू समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड एज रियल एंड एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। एग्जाम्पल, द मार्केट इज फीलिंग नर्वस टुडे। अब देखिए, हम लोग नहीं कहते हैं आज शेयर मार्केट नर्वस है। नर्वस कौन होता है? ह्यूमन। ये लेकिन मार्केट को बताए दे रहे हैं। द इकोनॉमी इज रिकवरिंग। रिकवर रिकवर कौन करता है? ह्यूमन। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी रिकवर करती है। जो इंटेंजिबल चीज़ है उसको भी टेंजिबल बनाए दे रहे हैं इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। यहाँ पर क्या है? कंट्री इज एंग्री। समझिए, देश गुस्सा हो जाता है। इवन सीमिंगली इंटेंजिबल आर थिंगिफाइड, दैट इज इंटेंजिबल्स लाइक ह्यूमन इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू कमोडिटी bought and sold in marketplace. Social relations are also made into things. The subjects, buyer and seller, are turned into objects that is considered passive, unthinking, non-human entity. इतनी सी बात है। तो रीफिकेशन को आप देखेंगे किसके कंटेक्स्ट में? इमोशंस के, एब्स्ट्रैक्ट। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस, आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस, आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।